हमारे प्रो बच्चों आज से हम लोग ऑर्गेनिक का एक लास्ट रिवीजन और कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक के जो लास्ट रिवीजन हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसमें मैं आपको जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी से पढ़ाऊंगा। ठीक है। इससे पहले की कुछ चीजें हैं, दैट इज आईयूपीएसी। और आईयूपीएसी आपको अच्छे से आना चाहिए। और आइसोमेरिज्म आप एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है। आईयूपीएसी और आइसोमेरिज्म रिवाइज करने का मतलब ये कल ही इतना वर्क कंप्लीट कर लेना, इसको बाद के लिए मत छोड़ना। ठीक है। आईयूपीएसी एज वेल एज आइसोमेरिज्म ये आपको पढ़ना है। जीओसी अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म मैं बहुत शॉर्ट वे में चीजों को पढ़ाऊंगा, ज्यादा एलेबोरेट नहीं करूंगा उनको। ठीक है। तो क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि मैं 2-2 3-3 दिन में ये टॉपिक आईयूपीएसी सॉरी जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म में थोड़ा 7-8 दिन तक लग सकते हैं, बट कोशिश करेंगे कि उसको भी 4 से 5 लेक्चर में ही मैं कवर कर दूं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो आपका ऑर्गेनिक कवर कराने का लगभग 12 दिन के आसपास का है, कि 12 डेज में अराउंड 20 तारीख तक हमारा ये कंप्लीट हो जाए, पूरा ऑर्गेनिक आपको समझ आ जाए। ठीक है। तो चीजें जो हैं, गुड इवनिंग बेटा, चीजें जो हैं वो बहुत शॉर्ट वे में चलेंगी। आपको एक काम करते चलना है मेरे साथ साथ। मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा यहाँ पर मैं कोई भी नोट्स नहीं बनवा रहा। आपको इन्हीं में से मतलब इन्हीं लेक्चर्स को बार बार देखना है। अगर किसी बच्चे के पास पहले के नोट्स नहीं बने हैं तो वो मुझे मैसेज छोड़ देना, मैं उसको एक नोट्स का पीडीएफ पहुंचा दूंगा। आप उसको डायरेक्टली प्रिंट भी करा सकते हो या उसको शॉर्ट वे में अपने लिख सकते हो। ठीक है। तो बेसिकली जीओसी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हालांकि 4 इफेक्ट्स हमें पढ़ना होते हैं, बट हम लोग वी विल स्टडी ओनली 3 इफेक्ट्स हियर, क्योंकि यहाँ पर चौथा इफेक्ट हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3 इफेक्ट्स को ही स्टडी करेंगे। बहुत जल्दी जल्दी मैं चीजों को बताऊंगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे रोक देना, पर चीजों को आप समझते हुए चलना, हर एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप ऑर्गेनिक लास्ट टाइम पढ़ रहे हो। ठीक है। तो ये लास्ट टाइम ऑर्गेनिक है। लास्ट टाइम मींस अब हम लोग सीधे टर्म 2 में ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, और उसमें मैं आपको डायरेक्टली चैप्टर्स पढ़ाऊंगा। वहां पर मैं जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म ये सारे पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा। तो ये वाला पार्ट ये लास्ट टाइम हो रहा है। इसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी, तो जब वेन एवर यू नीड आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलती जाएंगी। ठीक है। ओजोन गैस का कलर क्या होता है? वायलेट कलर होता है बेटा, और सॉलिड स्टेट में हमारे पास वो वायलेट ब्लैक कलर में हो जाता है। चलो, तो हम लोग बात करते हैं बेटा जीओसी की। ठीक है। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होता है बेटा? जो हमारे पास एक सबस्ट्रेट होता है, सबस्ट्रेट मतलब एक ऐसा पार्ट किसी रिएक्शन में जिस पर अटैक होने वाला है, इस पर अटैक होने वाला है। ठीक है। और यही, और एक हमारे पास बेटा एक रिएजेंट होता है, रिएजेंट जो अटैक करने वाला है। ठीक है। एक अटैक करता है, ठीक है, एक अटैक करने वाला है और एक पर अटैक होने वाला है। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि जब कोई सबस्ट्रेट पर कोई रिएजेंट अटैक करता है तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। समटाइम्स इट मे बी डिटेक्टेबल, और समटाइम्स हम लोग इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो फाइनल प्रोडक्ट से पहले हमारे पास देखने को मिलता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन में हम लोग इंटरमीडिएट फाइंड करें। बेसिकली क्या हो रहा है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो जिस पर अटैक हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट, जिस पर अटैक, जो अटैक करने वाला है दैट इज रिएजेंट, और एक फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है किसी दूसरे पर अटैक कर रहा है और एक प्रोडक्ट बना रहा है। बेसिकली ये पूरा का पूरा जो कांड है वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है कि एक सब्सटेंस जो है वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है, किसी के साथ मिल करके वो स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। बट इट डजेंट मीन कि वो हमेशा स्टेबल रहेगा। मान लीजिए आपके पास सोडियम था, सोडियम ने क्लोरीन को देखा, सोडियम ने क्लोरीन को देखा, क्लोरीन ने सोडियम को देखा, और इन्होंने आपस में जाकर के एक बॉन्ड बना लिया, NaCl बना लिया। तो इट डजेंट मीन कि NaCl अब आगे रिएक्ट नहीं करेगा।
अगर इसको कोई और ऐसा सब्सटेंस मिल गया, इनके सामने कोई और आ गया जो इनसे बेटर होगा, तो सोडियम विल अटैक ऑन दैट या क्लोरीन विल अटैक ऑन दैट। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सोडियम क्लोरीन पे कोई और अटैक करके उसको कुछ और ही सब्सटेंस के फॉर्म में बना दे। तो ये जो पूरा का पूरा काम चल रहा है वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हो रहा है, यानी कोई रिएक्शन हो रही है वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए हो रही है। बट इन रिएक्शन के पीछे जो काम हो रहे होंगे, बेसिकली इन रिएक्शन को कुछ ना कुछ ड्राइव करने वाला कोई एक फोर्स होगा, जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में। और यहाँ पर जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट स्टडी करेंगे, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो पढ़ेंगे वो 4 तरह के होते हैं, बट हम लोग स्टडी करेंगे 3 ही इफेक्ट। अगर मैं 4 इफेक्ट में की बात करूं, तो एक हमारे पास होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, अगर स्पीड ज्यादा लगने लगे तो आप बता देना। दूसरा हमारे पास होता है बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो इफेक्ट होता है रेजोनेटिंग, को कुछ बुक्स में मेसोमेरिक को रेजोनेटिंग इफेक्ट भी कहा जाता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर एक तीसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेटिंग। हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग इफेक्ट, इसको आई से, इसको एम से, इसको एच सी से, इससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं। एंड द लास्ट वन दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो यहाँ ज्यादा डीप में स्टडी नहीं करेंगे, बस हम लोग इनके केवल मीनिंग जानने वाले हैं कि कौन सी का क्या मीनिंग है। आउट ऑफ दिस 4, इनमें से स्टार्टिंग के जो मैंने 3 लिखे हैं वो परमानेंटली आपको किसी सब्सटेंस पे देखने को मिलेंगे। अब वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इंडक्टिव हो सकता है, मेसोमेरिक हो सकता है, हाइपर कॉन्जुगेटिंग हो सकता है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक सब्सटेंस एक से ज्यादा टाइप के इफेक्ट दिखा रहा हो, ठीक है। एक से ज्यादा टाइप के इफेक्ट हमारे पास कोई सब्सटेंस दिखा सकता है। तो हमें यहाँ पर 4 तरह के इफेक्ट स्टडी करना है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक। ये हमारे पास टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, या अगर सिचुएशन खराब हो गई तो ये अपने आप को लेके आएगा वहां पर, यानी कि कोई ऐसा सब्सटेंस आ गया, कोई अटैक करने वाला है, तो वहां पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डेवलप हो, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये डेवलप होगा। बट बाकी 3 जो है वो परमानेंटली उसके अंदर किसी सब्सटेंस के अंदर हो सकते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन डिपेंड करता है कि वहां इंडक्टिव या मेसोमेरिक या हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट में से कौन सा इफेक्ट जो है वो रहेगा, ठीक है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके स्टडी करने वाले हैं कि कौन कौन से इफेक्ट यहाँ पर हमको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहले इफेक्ट की, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास कौन सा इफेक्ट है, इसमें होता क्या है इंडक्टिव इफेक्ट में, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट, बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट में होता क्या है, ये आप ये तो समझ गए कि परमानेंट है, परमानेंट इफेक्ट है। बट किस तरह का ये इफेक्ट होता है, क्या होता है कि जब कोई 2 सब्सटेंस, मान लीजिए एक्स और वाई, किसी कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है। एक्स और वाई किसी कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। याद रखना कि ये इफेक्ट जो है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आपको सिंगल बॉन्ड में भी एक सिग्मा हो सकता है, डबल बॉन्ड में हमारे पास एक सिग्मा हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड में भी हमारे पास एक सिग्मा और 2 पाई हो सकते हैं, बाकी इसमें 1 पाई रहता है। तो बेसिकली ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स के साथ चलने वाला है, यानी कि जो हमारे पास पहला जो बॉन्ड बनता है उसमें देखने को मिलेगा। अब एक्स और वाई अगर 2 एटम्स हैं जो कि किसी कोवैलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो ये तब देखने को हमें मिलेगा जब इनमें से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दोनों का वो 0 के बराबर ना हो, तब हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप हो सकता है। जैसे कोई 2 एटम एक्स और वाई लगे हुए हैं,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एटम इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी फ्रॉम अनदर एटम, दूसरे के एटम से इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कैपेबिलिटी है उसको हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो एक्स और वाई दो एटम्स लगे हुए हैं। अब मान लो ऐसा लेट कर लो, लेट हमारे पास ये सिचुएशन निकली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एक्स की है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन खींचने की जो कैपेबिलिटी एक्स की है वो अगर 22 से ज्यादा निकली, तब क्या होगा? तब ये हमारे पास ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इनके कनेक्टेड है, ये दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेगा? एक्स जो है थोड़ा सा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, स्लाइटली डिस्प्लेस हो गए कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? स्लाइट डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन स्लाइटली डिस्प्लेस कर जाए, इलेक्ट्रॉन अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कर जाए, देन व्हाट विल हैपन? यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स के पास चले गए। इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए? हमारे पास एक्स के पास इलेक्ट्रॉन चले गए। तो इससे क्या होगा? एक्स पर एक चार्ज डेवलप हो जाएगा, दैट इज पार्शियल नेगेटिव, और इस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब ये चार्ज कैसे आया? ये चार्ज हमारे पास आया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव नेचर का चार्ज था, तो वो स्लाइड हमें फील होने लगा एक्स के ऊपर। स्लाइड फील हो रहा है, स्लाइड मतलब कि पूरा पूरा का पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा खिसके हैं, केवल शिफ्ट हुए हैं इलेक्ट्रॉन। किसके टुवर्ड्स शिफ्ट हो गए? एक्स की तरफ। किससे दूर गए हैं? वाई से। और जहां से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। बट मैंने यहाँ पार्शियल क्यों दिखाया? क्योंकि बहुत स्मॉल वैल्यू ऑफ चार्ज डेवलप हो रहा होगा, ये बड़ी क्वांटिटी में नहीं, कंप्लीट चार्ज डेवलप नहीं हो रहा होगा। यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट में दो एटम्स अगर कहीं लगे हुए हैं, अगर इंडक्टिव इफेक्ट में कोई दो एटम्स कहीं लगे हुए हैं और किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ स्लाइटली खींच लेगा, जिसकी वजह से जिसने खींचा है उस पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे वाले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो हमेशा आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से चलना है इंडक्टिव इफेक्ट में। अगर ऐसा होता, एक्स और वाई दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स का भी और वाई का भी, दोनों का अगर सेम होता, तब इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता और ना ही किसी पे पार्शियल पॉजिटिव और ना ही किसी पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता। तो बेसिकली इंडक्टिव इफेक्ट में क्या स्टडी कर रहे हो आप? ये स्टडी कर रहे हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी कि ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कैपेबिलिटी ज्यादा है, वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, जिसकी वजह से एक एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खिसकेंगे उस पे छोटा सा नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और जिसकी तरफ जाएंगे, जिससे की तरफ से जाएंगे, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। एक और बात, अब मान लीजिए मैं अगर बात करूं कार्बन की, तो मान लो ऐसे कोई कार्बन लगा, तो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लगा दिया एक्स। एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हम जानते हैं कि ये वो एलिमेंट है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू काफी ज्यादा है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेगा। जैसे ही खींचेगा इस पे पार्शियल नेगेटिव, तो इन कार्बन पे जो चार्ज डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव। याद रखना कि अगर लाइन से कार्बन अवेलेबल है तो इस पर पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव और इस पर उससे भी छोटा चार्ज यानी पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फील होगा। यानी कि हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पर भी डिपेंड कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट हो गया। डिस्टेंस पर डिपेंडेंट कैसे हो गया? कि भाई बहुत सारे कार्बन थे, तो पहले वाले कार्बन को सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज फील हुआ, उससे कम किसको? सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, और फोर्थ वाले पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता। मतलब अप टू थर्ड कार्बन तक ये ऐसा फील हुआ होगा कि अगर वहीं कहीं पर लाइन से कार्बन लगे हुए हैं और सामने एक ऐसा हैवियर एलिमेंट लगा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब मैंने हैवियर जो टर्म यूज किया वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रेस्पेक्टिव बोला है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स हाई हो गई, देन क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन को तो फील होगा, इस कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो फील होगा, बट उससे जो बगल में कार्बन है उन पर भी छोटा थोड़ा थोड़ा पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और अप टू थर्ड कार्बन तक ये फीलिंग आएगी और फोर्थ वाले को कोई फीलिंग नहीं आने वाली है। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और डिस्टेंस बढ़ने पर ये कम हो रहा है।
अगर डिस्टेंस बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि IE जो है वो कम होगा। जैसे कि यहाँ पर पहले वाले कार्बन को सबसे ज्यादा फील हो रहा था, सेकेंड वाले कार्बन को उससे कम, थर्ड वाले कार्बन को सबसे कम फील हुआ, फोर्थ वाले पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया। ठीक है, अब उल्टा भी हो सकता था। उल्टा इन द सेंस, मान लो हमारे पास ऐसे कोई कार्बन लगे हुए होते और कोई एक मेटल लगा होता। मेटल का काम क्या होता है? जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दे देना। भाई मेटल क्या करते? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते। तो ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरेटिवली टू मेटल ज्यादा होगी। तो अगर ये किसी कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता तो कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन खिसक जाते। भाई मेटल की कैपेबिलिटी एज कम्पेयर टू कार्बन तो बहुत कम है, तो कार्बन अपनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन को खींचता तो हम लोग ये कहते हैं कि इस कार्बन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया होगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव। तो यहाँ पार्शियल पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि नेगेटिव भी अगर ऐसे डेवलप हो रहा होगा तो वो भी ऐसी कार्बन पे पहले पे थोड़ा ज्यादा, सेकंड पे उससे कम और थर्ड वाले पे सबसे कम और फोर्थ पे अपन कहते हैं कि वहां पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली हमारे पास वो इफेक्ट है कि व्हेनेवर टू एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, तो अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ, उस पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और सामने वाले पर एक पॉजिटिव चार्ज, वो भी पार्शियल चार्ज डेवलप होंगे, ना कि कंप्लीट चार्ज डेवलप होंगे। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट था। अब इंडक्टिव इफेक्ट में दो पॉसिबिलिटी है कि एक से इलेक्ट्रॉन गए होंगे और एक से इलेक्ट्रॉन आए होंगे, मतलब एक के पास इलेक्ट्रॉन आए होंगे। तो जहां पर प्लस चार्ज डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं कि वहां पर प्लस आई इफेक्ट देखने को मिला और दूसरे वाले पार्ट पे माइनस आई इफेक्ट देखने को मिला। जैसे इस एग्जांपल में यहाँ पर हमारे पास इस सिस्टम पे हमें कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? माइनस आई। तो मतलब माइनस नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ तो हम लोग इसको माइनस आई बोलेंगे और कहेंगे इसको प्लस आई इफेक्ट देखने को मिला। इस पार्ट में यहाँ पर माइनस आई देखने को मिला और यहाँ पर प्लस आई देखने को मिला। और याद रखना कि प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट जो हमारे पास है वो कोई परमानेंट नहीं है कि किसी सब्सटेंस में देखने को मिलेंगे। ये हमेशा डिपेंड करेगा कि किसी एक एटम ए से किसी दूसरे एटम बी में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगी वहां पर हमेशा माइनस आई देखने को मिलेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी उसके साथ हमको जो है प्लस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो गई। बाकी हमेशा आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कॉन्सेप्ट से जाएं। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं, कार्बन 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 तीन तरह के हैं, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका sp2 है, इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन निकाला आपने कैलकुलेट करके। तो हम जानते हैं कि sp वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू sp2 एज कम्पेयर टू sp3। अब ये हाइब्रिडाइजेशन वाला जैसे क्या एग्जाम्पल है, मैं बात करूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। तो मैं अगर इसमें बात करूं सिंगल बॉन्ड कार्बन ऐसे लिखा हुआ और H3 लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालूंगा तो मैं बोल दूंगा ये sp3 है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है, ये हमारे पास sp है। तो जहां सेम होता है, जैसे मान लो देखो sp2 में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट यहाँ डिफरेंट है, एक पे sp2 और एक पर sp3 है। तो जिस पर sp2 है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा रिस्पेक्टिव टू दिस। बट अगर मैं इन दोनों की बात करता इस दोनों सिस्टम की, तो इन दोनों सिस्टम में हमारे पास ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आता और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता। मींस हमेशा आपको इस पर्पस से देखना है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो हमारे पास माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो हमारे पास प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा होगा, स्लाइड कहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगी। तो ये पूरा हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप मैसेज के थ्रू अपना डाउट पूछ सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको बात मन में आ रही है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज रेजोनेंस। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्यों समझ रहे हैं? रेजोनेंस हमको समझना पड़ रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए। जहां पर रेजोनेंस होता है
वहां पर पॉसिबिलिटी होती है मेसोमेरिक इफेक्ट की। तो फर्स्ट वी आर स्टडिंग कि हमारे पास रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है। अब रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो ये तो काफी डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, केवल बेसिक चीजों को हम लोग समझेंगे कि रेजोनेंस हमारे पास क्या होता है, ठीक है। बेसिकली इट इज डीलोकलाइजेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, जहां पर पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। पाई बॉन्ड हमारे पास बन रहा है, याद रखना कि ओनली हम लोग डबल बॉन्ड की बात करते हैं। जब भी डबल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता कैसे है, डबल बॉन्ड बनता है जब पी वाई और पी वाई आपस में ओवरलैप करते हैं, ये ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं पैरेलली, तब हमारे पास ये जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग डबल बॉन्ड कहते थे, ठीक है। ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको याद हो कि सिंगल बॉन्ड में हमारे पास हेड ऑन ओवरलैपिंग होती थी, और डबल बॉन्ड जब बनता था तो पहली हेड ऑन, दूसरी पैरेलल ओवरलैपिंग। जो पाई बॉन्ड बनता है, उस पाई बॉन्ड के बनने के लिए दो पी वाई ऑर्बिटल आपस में बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल, अगर मैं एक्सिस सिस्टम को इमेजिन करवाऊं कि ये आपका एक्सिस सिस्टम है, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे प्रेजेंट है, ये भी वाई एक्सिस है। और जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास गए होंगे तो ये वाला पार्ट इससे ओवरलैप किया होगा, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड हमारे पास पाई बॉन्ड कहलाता है, ठीक है। तो रेजोनेंस में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, कौन से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जहां पर पाई बॉन्ड बन रहा है। और कहां पर स्टडी करेंगे, ओनली डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में, या अभी मैं आपको पूरे सिस्टम स्टडी करा दूंगा कि कौन कौन से सिस्टम में रेजोनेंस होगा। अभी केवल हम इतना समझ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक जगह से अपनी लोकेशन बदल ले पैरेलल पी ऑर्बिटल में, तो हम लोग उसमें कहेंगे कि वहां पर रेजोनेंस हो रहा है। इस चीज को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर लिखा हुआ है CH2 पॉजिटिव चार्ज। ये कोई हमारे पास एक सिस्टम था, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2, यहाँ जो हमारे पास डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा था वो ये था। यहाँ पर ये आपके पास पैरेलली जब ऑर्बिटल आपस में मिल रहे होंगे, इसका भी एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, इधर तो कोई चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ऐसे घूम रहे होंगे। ये इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। क्या हुआ होगा कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाए, ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाए, देन व्हाट विल हैपन, ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इससे गया होगा, इसको पॉजिटिव चार्ज फील हुआ होगा। क्यों, इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों फील हुआ होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अब ये जो हमारे पास CH2 पॉजिटिव था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो था वो इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि दिस विल बी लाइक दिस, ये इसका स्ट्रक्चर था। अब ये क्या हो गया कि इस पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान से समझना। यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे किसके, पैरेलल पी ऑर्बिटल के, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स के जो हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन थे, पाई इलेक्ट्रॉन थे। ये एक जगह से दूसरी जगह जब मूव कर रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन जब इधर पहुंचे, उनको ये फील हुआ कि ये वाला ऑर्बिटल सामने खाली पड़ा है, तो वो इसमें जंप कर गए, और पॉजिटिव चार्ज तो था ही, तो उनको और अट्रैक्शन फील हुआ होगा। तो जब वो इसमें जंप किए, जैसे ही वो इसमें जंप किए इलेक्ट्रॉन, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे डेवलप हो गया, और डबल बॉन्ड किस पे बन गया, इधर। मतलब दिस स्ट्रक्चर इज कन्वर्टेड इनटू दिस स्ट्रक्चर, एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस इसको हम लोग बोलते हैं। बेसिकली रेजोनेंस में क्या हो रहा है कि पैरेलल पी ऑर्बिटल्स के पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जा रहे हैं, अपनी लोकेशन को बदल ले रहे हैं, यानी डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो आपस में इंटर कन्वर्ट करके वो दूसरा स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस, ठीक है। अब ये जो रेजोनेंस में ये जो स्ट्रक्चर था, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर था, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट हुए और इट विल बिकम लाइक दिस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड इसके साथ हो गया।
तो इनको हम लोग आपस में बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनको हम लोग बोलते हैं आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है। अच्छा, इनको अब इन दोनों का एक ऐसा कॉमन स्ट्रक्चर देना पड़ेगा हमको जो इन दोनों ही स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर पाए। तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि CH2 था, सिंगल बॉन्ड CH था और यहाँ पे CH2 था। अब इसमें हम लोगों को जो डबल बॉन्ड दिखाना है तो हम लोग कैसे दिखाएंगे कि डबल बॉन्ड इधर भी आया और इधर भी आया, तो हम लोग डॉट से दिखा देंगे कि इधर भी आया और इधर भी आया। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज इधर था और पॉजिटिव चार्ज इधर था, तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसको पार्शियल वे में दिखाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड रेजोनेटिंग हाइब्रिड। इसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड का नाम दे देंगे। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर हो गए जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाए थे, जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बन रहे होंगे जहां जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो करके दूसरे स्ट्रक्चर बना पा रहा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और एक हमारे पास क्या होगा, रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा। रेजोनेटिंग हाइब्रिड में बेसिकली क्या हो रहा है कि सभी स्ट्रक्चर्स के लिए एक कॉमन स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं, वहां पर उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, हो सकता है कि आप चीजें भूल रहे हो, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको और डीप में लेकर के चलता हूं कि रेजोनेंस जो है, रेजोनेंस हमको कब कब देखने को मिलेगा। ये तो हमको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन जंप मार जाता एक जगह से, एक पैरेलल ऑर्बिटल से दूसरे पैरेलल ऑर्बिटल में पहुंच जाता। ठीक है। तो यहाँ ये इस डीलोकलाइजेशन को हमने रेजोनेंस कहा है। बट जो रेजोनेंस होता है वो कितने सिस्टम में होता है, रेजोनेंस हमारे पास होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम लोग उनको बोलते हैं जहां पर एडजेसेंट पी ऑर्बिटल पैरेलली लगे हुए हों। अब मैं आपको डायरेक्टली अगर बता दूं कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 6 तरह के, यानी कि कहीं पर डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद अगर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि पाई, सिग्मा और पॉजिटिव चार्ज है। कहीं पर ऐसे लिखा हुआ हो कि डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके जस्ट बाद में आपको पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव आपको देखने को मिल गया, तो वहां पर रेजोनेंस होगा। दूसरा जो सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे जहां पर रेजोनेंस हो सकता है, वो हो सकता है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव मतलब पाई, सिग्मा, नेगेटिव। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा हुआ होता है कि डबल बॉन्ड होता, फिर कार्बन होता मतलब सिंगल बॉन्ड होता और उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होता, तो वहां पर भी आपको रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। मतलब इस तरह का सिस्टम अगर कहीं लाइन से देखने को मिल जाए कि दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर नेगेटिव चार्ज लाइन से, ऐसी तीन तीन चीजें मिल गई, तो वहां पर रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होगी। या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज हो, वहां पर भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी होंगी। तीसरा जो हमारे पास पॉसिबल है वो है कि डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर कोई लोन पेयर हो। लोन पेयर मतलब पाई, सिग्मा, फिर लोन पेयर हो। जैसे मान लो हमारे पास ऐसे होता कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर एक लोन पेयर अवेलेबल होता कार्बन के बीच में, मतलब पहले डबल बॉन्ड था, फिर सिंगल बॉन्ड आया, उसके जस्ट बाद लोन पेयर अगर आ जाता, तो वहां पर भी हम रेजोनेंस कराएंगे। कैसे कैसे कराएंगे वो सभी एग्जाम्पल को अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैं 6 टाइप के आपको सिस्टम बता रहा हूँ। ठीक है। तो फोर्थ सिस्टम है कि डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर जस्ट डबल बॉन्ड हो, यानी कि पाई हो, सिग्मा हो, फिर पाई हो। मतलब इट इज लाइक दिस। अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि मान लीजिए दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर डबल बॉन्ड हो, तो यहां पर भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। रेजोनेंस के बाद क्या पिक्चर बनेगी वो अभी अपन समझेंगे, बट रेजोनेंस तो यहाँ पर हो रहा होगा। और रेजोनेंस परमानेंट है, यानी कंटिन्यूअसली एक स्ट्रक्चर दूसरे में कन्वर्ट हो रहा होगा, दूसरा पहले में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है। तो पहला दूसरे में, दूसरा पहले में। हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम लोग तो एक इमेज बना रहे हैं। ये मतलब मैंने अगर ये स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा होगा वो रियलिटी में क्या कर रहा होगा कि पहला दूसरे में कन्वर्ट हुआ, दूसरा पहले में, पहला दूसरे में, दूसरा पहले में, यानी स्ट्रक्चर आपस में इंटरचेंज कर रहे होंगे खुद को बार बार। फिफ्थ जो हमारे पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखने को मिलता है, उसमें पॉजिटिव, फिर हमारे पास सिंगल बॉन्ड, देन लोन पेयर, पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर। तो पाई,
सिग्मा लोन पेयर। मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमारे पास जैसे किसी पर पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने पाई लिख दिया, मुझे पॉजिटिव लिखना चाहिए था, ठीक है, तो पॉजिटिव है, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया और जस्ट उसके बाद किसी पर लोन पेयर अवेलेबल है, ठीक है। तो इस सिस्टम में भी हम लोग देखेंगे रेजोनेंस के पॉजिटिव चार्ज, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर, पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड फिर लोन पेयर, इधर नहीं, ये तो CH2 ही कर देता हूं मैं, इसको छोड़ दो, यहाँ इसको मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये जो भी है, यहाँ पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड एंड लोन पेयर, एंड द लास्ट वन जो कि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, दैट इज नेगेटिव चार्ज, फिर सिंगल बॉन्ड, देन वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी किस में हो सकता है? वैकेंट डी हमको मिलता है देखने को बेसिकली एटॉमिक नंबर 11 से लेकर के 20 तक के जो हैं उसमें डी ऑर्बिटल खाली होता है, ठीक है। तो उनमें डी ऑर्बिटल खाली पड़े रहते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर एक कार्बन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर मान लो क्लोरीन है, अब क्लोरीन के पास ऑर्बिटल वैकेंट डी पड़े हैं, तो ये अपना नेगेटिव चार्ज इसको पकड़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे पास ओवरलैपिंग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता रहता है। तो बेसिकली रेजोनेंस जो हम लोग स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी रेजोनेंस इन अ 6 टाइप ऑफ केसेस, जिसमें हम लोग ये 6 केसेस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि रेजोनेंस किन किन में होता है। अभी आपने पहले ये समझा कि रेजोनेंस जो है वो हमारे पास क्या होता है, जिसमें आपने देखा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पैरेलल ऑर्बिटल से, वो एक जगह पे दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, और शिफ्ट होने के बाद डबल बॉन्ड कहीं और पहुंच जाता है, किसी पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, किसी पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो वो जब शिफ्टिंग हो रही होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में, तो उस फिनोमिनन को रेजोनेंस कहा गया है, ठीक है। अब ये रेजोनेंस किन किन सिस्टम में देखने को मिला, ये हमको ये 6 टाइप के सिस्टम में देखने को मिला, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, या आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ये इस ऑर्डर में अगर आपको मिलना है, 6th वाला केस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एटलीस्ट ये 5 आपको याद होना चाहिए। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग रेजोनेंस, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपको याद होना ही चाहिए, अदरवाइज आप आगे की चीजें समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैं इसमें अब आपको 1 बाय 1 सभी केसेस को थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूं कि सभी केसेस में, जैसे पहला वाला केस तो अभी आपने देख ही लिया कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और फिर पॉजिटिव चार्ज हो, तो अभी अभी आपने देखा कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ सिंगल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अगर मैं इसका कोई और एग्जाम्पल लूं, लाइक दिस, इस तरह का एग्जाम्पल लूं, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल हो गया, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब आप ध्यान से देखें कि डबल बॉन्ड कहाँ है, ये रहा डबल बॉन्ड, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, और फिर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, क्या स्ट्रक्चर बनेगा इसका, इट विल बी लाइक दिस, ये स्ट्रक्चर बनेगा कि डबल बॉन्ड इधर पहुंच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और जस्ट उसके बाद पॉजिटिव हो, ये वाला डबल बॉन्ड जैसा था वैसे ही रहेगा। अब अगेन इसको देखने को क्या मिल गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव, फिर से इसको देखने को मिल गया कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव। तब क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये अगेन इस तरफ जंप कर जाएगा, यानी डबल बॉन्ड जो है ये अपनी जगह रहेगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, सॉरी ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और पॉजिटिव इस वाले कार्बन पे डेवलप हो जाएगा। ये 3 कार्बन लाइन से लगे हुए थे ना, तो इन 3 कार्बन में क्या देखने को मिला, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन पॉजिटिव। अगर डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो डबल बॉन्ड इधर जंप मारेगा और इसको बना देगा पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, ये स्टेट लेके आएगा वो। बेसिकली यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है, ठीक है, ये बेसिकली शिफ्टिंग होगी कि पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे डेवलप हो गया, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, अब ये आगे नहीं जाने वाला। तो मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, आपको बोलोगे 3, ये स्ट्रक्चर आपस में इंटरचेंज हो रहे होंगे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है इस स्ट्रक्चर में, आप बोलोगे इधर देखने को मिलेगा, कभी इधर देखने को मिलेगा, कभी इधर देखने को मिलेगा। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते, या तो इस तरह से होंगे डबल बॉन्ड, ठीक है, और या फिर डबल बॉन्ड की एक और पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड जो है वो इधर और इधर आ सकते हैं,
या फिर डबल बॉन्ड जो है वो हमारे पास कुछ ऐसे ये डबल बॉन्ड आ सकता है। तो अगर मैं एक इनका जनरलाइज स्ट्रक्चर बनवाने की कोशिश करूं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सभी स्ट्रक्चर को बनाए, तो आप कहोगे कि डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ घूमा। डबल बॉन्ड इधर भी घूमा तो डॉट से ये बना दिया, इधर भी घूमा, इधर भी घूमा और इधर घूमा, पॉजिटिव इधर डेवलप हुआ, इधर पॉजिटिव डेवलप हुआ और इधर। तो ये हमारे पास इसका जनरल स्ट्रक्चर हो गया। ये डॉट का मतलब क्या है कि इधर से डबल बॉन्ड इन इन पोजीशन पर अकर हो रहे होंगे और पॉजिटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पर डेवलप हो रहा होगा। इसी चीज को आप फिर से समझ लो, क्योंकि हो सकता है कि आपके ना समझ आया हो कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज होगा तो उस केस में ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड पहुंच जाएगा। तो अब जैसे मैंने ये वाला जो अभी अभी स्ट्रक्चर लिया जिसमें मैंने ये कहा कि ऐसे कोई दो डबल बॉन्ड थे इधर और इधर, इस पे पॉजिटिव था, तो इसमें रियलिटी में क्या हो रहा होगा, ये जैसे डबल बॉन्ड है तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज इसको इधर लेके आ जाएगा। मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है इट विल बी लाइक दिस कि डबल बॉन्ड इधर पहुंच गया, ये तो पहले ही से था, ये वाला तो जो है पहले ही से था और पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो चुका है। नाउ इसको अगेन क्या फील हुआ कि यहां से डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन पॉजिटिव फील हुआ तो ये फिर से इधर शिफ्ट कर गया और ये क्या बन गया हमारे पास, इट इज लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, ये तो था ही ऐसा, इधर पे पॉजिटिव आ गया। मतलब इन तीनों स्ट्रक्चर में क्या बात हुई, इन तीनों स्ट्रक्चर में ये बात हुई कि डबल बॉन्ड जो था वो इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया और इधर भी आया। पॉजिटिव कहाँ आया, इधर भी डेवलप था, इधर भी डेवलप हुआ और इधर भी डेवलप हुआ। तो ये इसका कहलाता है रेजोनेटिंग हाइब्रिड और ये स्ट्रक्चर कहलाएंगे इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग हाइब्रिड में क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने पहला केस आपको बताया है, बाकी के केसेस में आपको नेक्स्ट क्लास में स्टडी कराऊंगा क्योंकि अभी 1 मिनट में चीजें नहीं हो पाएंगी। तो आप फिर से चीजों को रिकॉल कर लो कि इंडक्टिव इफेक्ट आपने स्टडी किया। इंडक्टिव इफेक्ट में आपने क्या देखा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है तो एक एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर ले जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे वाले पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। जहां पर पॉजिटिव होगा उसको माइनस आई ग्रुप बोलेंगे और जहां से प्लस चार्ज डेवलप होने वाला है उसको प्लस आई ग्रुप बोलेंगे। और ये हमारे पास डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, यानी कि अप टू थर्ड कार्बन तक फील होता है, उसके बाद फील नहीं होता है। इसके बाद आपने पढ़ा रेजोनेंस, जिसमें आपने ये देखा कि अगर कोई दो पी ऑर्बिटल पैरेलली लगे हुए हैं और उनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा तो इस फिनोमिनन को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। और हम लोगों ने ये देखा